ये वो मुख्य जन सरोकार संगठन बालाघाट से है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ इस योगार मंच पर। जी आदरणीय भाई साहब। नमस्कार। ओम। जी और सुंदर सत्संग चल रहा था, देख रहा था, थोड़ा सा लेट लेट आया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमारी जो माँ बहनें हैं, ये जो काम कर रही हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और संसार का आधार माँ है, इस बात की स्थापना करना चाहता हूँ। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा आधार माँ होती है। जब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो महात्मा यानी गुरु और हमारे शिक्षक जितने भी हैं वो महात्मा होते हैं। उससे जब हम अपने आप को जानने की दिशा में अग्रसर होते तो आत्मा होते हैं, और उसके बाद परमात्मा। अब बताइए, हमारे चारों आयामों में माँ के अलावा कहीं कुछ है? चाहे माँ हो, चाहे महात्मा हो, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, यहाँ कहीं पिता का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ आधार है और माँ के बिना संसार नहीं चल सकता। तो जो हमारी बहनें माँ जो काम कर रही हैं, बंदनी हैं, बहुत बहुत नमन। हेलो। जी जी, आवाज जी, आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही है। आज का जैसा कल की जानकारी में विषय था कि हमको एफपीओ के बारे में बताना है, यही विषय ना? जी 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 बाबूजी। तो एफपीओ के क्षेत्र में हम कैसे आए और ये हमने कैसे किया, इस विषय में हमारी जानकारी जो भी है हमारे पास में है, उसको मैं थोड़ा सा बचपन से ले जाना चाहता हूँ। हम किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। बचपन में से ही कृषि कार्य देख रहा हूँ। एक बार की घटना है, मैं मंडी में अनाज बेचने के लिए, बहुत बच्चा था, छोटा था, चला गया साथ में साथियों के साथ। तो हमको वहाँ एक जगह बिठा दिया गया और कहा गया कि भाई तुम यहीं रहना, कहीं जाना आना नहीं। बाकी लोग हम बाजार जा कर काम करके लेते। मैं वहाँ बैठा था तो देखता रहा कि थोड़ी देर में कोई झाड़ू वाली आई, उसने झाड़ू लगाया, आधा किलो अनाज बाहर खींच दिया। फिर कोई आया, उसने मूंगफली उठाई और वो ले गया। यानी लगभग लगभग मेरे देखते देखते 4-5 किलो अनाज बाहर चला गया। तो बच्चा था, समझता नहीं था। फिर व्यापारी लोग आए तो व्यापारियों ने क्या किया कि हाथ में अनाज लिया और ऐसा ऐसा उछाला। उछालने के बाद में लगभग 5-10 किलो अनाज फिर फेंक दिया बाहर। और फिर झाड़ू वाली आई, वो झाड़ू लगाया, अनाज लेके चली गई। तो वो मन में मेरी टीस थी कि किसान एक एक दाना निकालता है खलिहान में, और उस दाने की इनके पास कोई कीमत नहीं है। तो वो एक अंदर मन में बैठा हुआ था। किसान की स्थिति जब बड़ा हुआ, कुछ समझ में आया, तो एक घटना हमारे सामने घटी। बालाघाट के पास में एक छिंदवाड़ा करके जिला है। उस समय बालाघाट में सब्जियां नहीं आया करती थी, बहुत कम होती थी, तो छिंदवाड़ा सब्जी आती थी। तो वहाँ एक ट्रैक्टर में सब्जी लेकर के एक आया किसान, और यहाँ सब्जी उसकी 2 रुपया किलो बिकी। अब ट्रैक्टर का डीजल का पैसा उसके पास नहीं मिला, यानी जितना पैसा उसको मिला वो डीजल का पैसा तक नहीं था। वो बेचारा भाग गया वहां से। अब ट्रैक्टर वाला ढूंढ रहा, यथार्थ घटना है ये, ट्रैक्टर वाला उसको ढूंढ रहा कि भैया कहाँ है। अब वो जिसके दुकान में सब्जी बेची थी, उस दुकानदार के पास गया और उसको बोला कि भाई हमको पैसा चाहिए। तो बोले भाई पैसा तो हम नहीं दे सकते, आपको जो जिसकी सब्जी है हम वो दे, उसको देना है, आपको नहीं दे सकते। अब किसी प्रकार से वो लौट के आया तो उसकी पास इतनी स्थिति खराब थी कि उसके पास में डीजल का पैसा नहीं था। ये घटना ने इतना आंदोलित किया कि जिसने हमें जीवन की औषधि दी है, वो व्यक्ति अपने काम को संचालित करने के लिए, उसके पास पैसा नहीं मिला उसके रिटर्न में। जब उसको डीजल का पैसा केवल माल बेचने को नहीं मिल रहा है, तो उत्पादन में और अन्य में संसाधनों में जो उन्होंने खर्च किया हुआ, उसका क्या हाल होगा। वहीं से ये विचार उत्पन्न हुआ, किसानों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वही उनके कारण ही हम जीवित हैं। तो जन अन्नदाता किसान संगठन का की स्थापना की, लड़ाई लड़े। इसका ही प्रतिफल जब हम कोर्ट से लड़ाई लड़े
और लड़ने के बाद में एक 2009 में हमने जो लड़ाई लड़े उसमें हम जीते, और जीतने के बाद पूरे देश को समर्थन मूल्य बढ़ा। उस समय 620 रुपया धान का समर्थन मूल्य था, वो 825 हुआ था। इसी प्रकार से गेहूं का भी बढ़ा था 240 रुपया, और अन्य क्षेत्रों के बढ़ा था। उस सफलता ने उत्साहित किया, पूरे देश को मिला। पर दोबारा हमने एक केस लगाया कि समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय करती है वो न्यूनतम है, उससे कम में बाजार में क्यों बिक रहा है। केस जीते। जीतने के बाद नेताओं के पास गए, नेताओं की जो प्रतिक्रिया देखी उससे बड़ा दुखी हुआ। उनका कोई रुझान नहीं था, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, किसी का कोई रुझान नहीं था कि वास्तव में किसान संपन्न हो। उनका ये कहना था कि हम व्यापारियों से बुराई मोल नहीं ले सकते, इसलिए अब आपकी इस बात को हम लागू नहीं कर सकते। खैर, विषय अलग है वो। उसने हमको ये किया कि भाई अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यथार्थ में किसानों को संपन्नता मिले। उस आयाम में बढ़ते बढ़ते जो रॉ मटेरियल है, कचरा है जिसको जलाते हैं, पंजाब की समस्या सुनते रहते थे कि वहाँ पलारी को जला दिया गया, पलारी को जलाया, धुआं हुआ, दिल्ली को परेशानी हुई, प्रदूषण बढ़ा। उस समस्या का निदान करना और किसान को संपन्न करना, इन दोनों विचार चले थे। हमारे मित्र हैं भुवन बंसी जी, और भी बहुत से लोग हैं। सब लोगों ने बैठ के निर्णय किया कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि किसान को संपन्नता मिले। सरकार कह रही है कि किसान की आय दुगनी करना, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मतलब वास्तविकता ये है कि कोई चाहता नहीं है। कहना अलग बात है, होना अलग बात है। ये बताइए, एक कार या मोटरसाइकिल जो उसकी लागत मूल्य मात्र 35,000 रुपया है अधिकतम विथ टैक्स, वो 55, 60, 70, 80, 90 तक बिक रही है। और वहीं धान का उत्पादन लागत मूल्य 40 रुपया किलो है, हमारे पास आंकड़े हैं इसके, और वो 20 रुपये में बिक रहा है। तो किसान संपन्न कैसे होगा। और इसका ही परिणाम है कि लोग कृषि कार्य से दूर भाग रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। इसका ही परिणाम है कि प्रदूषण हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके निदान के लिए कुछ यथार्थ में प्रैक्टिकली हो, इसके लिए एफपीओ बनाया। और एफपीओ में हमारे साथ में बहुत से लोग इकट्ठे हुए, बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं कि हम आना चाहते हैं, परंतु सीमा हमारी जो हम लोगों ने निर्धारित की थी वो पूर्ण हो गई है। और ऐसी स्थिति में एफपीओ से वो रचनात्मक काम करने का विचार किया गया जो अन्य एफपीओ नहीं कर रहा है। सामान्यतः एफपीओ क्या करते हैं, कृषि उत्पादों को दाल बना करके या किसी प्रकार का अन्य रूप में बदल के बेचते हैं। जो उत्पाद माल बाजार में बिक रहा है उन्हीं का ही थोड़ा रूपांतर करके बेचते हैं। हम लोगों ने ये विचार किया कि जो उत्पाद बाजार में नहीं बिक रहे, जिनकी उपयोगिता नहीं है, जिन्हें लोग कचरा समझते हैं, क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। और इस उपयोगिता की भावना ने ही हमको इस दिशा में ले गए। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मेरी श्रीमती जी हैं, जिनका साथ मुझे कदम कदम पर मिल रहा है, और हमारे सभी साथी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि भारत का मैं समझता हूँ पहला एफपीओ होगा जिसने 1,25,09,000 रुपये इकट्ठा किया। इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करना, और किसी एक भी व्यक्ति ने मुझसे रसीद नहीं मांगी, एक भी व्यक्ति ने कि भाई हमें आपने हमसे पैसा लिया है, हमें पैसा रसीद दीजिए, किसी ने नहीं मांगी। तो ये बड़ी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी, और उसके साथ हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा जैसे आप सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो आगे पूरे देश में इसको हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। एफपीओ बनाने का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि हमें संपत्ति या धन कमाना है या कुछ लोगों को रोजगार देना है। इस एफपीओ का मूल उद्देश्य ये है कि समग्र संसार को जितने भी जितने तक हम पहुंच सकते हैं, पहले अपना जिला, फिर जिले के बाद प्रदेश, फिर प्रदेश के बाद देश, और देश के बाद दुनिया, जितने तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक अपना काम करें। यदि हम 1% भी प्रदूषण को मुक्त करने में सफल होते हैं या कुछ मात्रा में आर्थिक संपन्नता लाने में सफल होते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन धन्य हो गया।
मेरी माँ कहती थी। ये सारी सारी देन हमारी माँ की है। आज इस दुनिया में नहीं है वो, परंतु मेरे साथ हैं। उनका बचपन में मुझे 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि समय जो है कभी रुकता नहीं। सचमुच है संसार में एक असंभव बात, सब धन फेरे फिर सकें समय ना वापस आता। तो समय निकल गया है वो वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण सक्रिय रहो, सो मत। यदि आप सक्रिय नहीं रहोगे तो वो क्षण जो चला गया वो बड़ी कीमती चीज़ है, वो फिर वापस नहीं आएगी। आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो, बीमार होने के बाद स्वस्थ हो जाओगे। आपके पास गरीबी आई है, संपन्नता आ जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा यदि खंडित हुई है तो अभी मिल सकती है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी हो सकता है, परंतु गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। तो मैंने कविता में किया था, माता जी कहना था जो मैंने कविता में कहा, सचमुच है संसार में एक असंभव बात, सब धन फेरे फिर सके समय ना वापस आए। इस प्रकार उन्होंने दूसरी बात बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई कितना भी सजग चतुर ज्ञानी गुणधारी, झूठ बोल सकता नहीं खुद से खुद संसारी। हम कितने होशियार हों, कितने सजग हों, कितने बुद्धिमान हों, सब कुछ होगा, परंतु हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं। मैं आपसे बोल सकता हूँ, सारे संसार से बोल सकता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों सबसे बोल सकता हूँ, पर खुद से नहीं बोल सकता। जो खुद से झूठ बोलने का प्रयास करता है वह ही पतित होता है, ये हमारी माँ कहना था। उसी प्रकार उन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई, उसका ही परिणाम ये है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो हमारी माँ, और वो माँ ही है जिसको मैं कह रहा हूँ कि सबसे जन्म लेने वाली माँ है। फिर उसके बाद शिक्षा देने वाले महात्मा है, वहाँ भी माँ है, महाआत्मा। इसके बाद में आत्मा, आत्मा में भी माँ है, और फिर परमात्मा उसमें भी माँ है। तो माँ है जिसने सब कुछ किया है। मैं उस माँ को वंदना करता हूँ। और हमने अपनी जो कहानी बताई है, इसमें जो मैं समझता हूँ, अपनी बात को ज़्यादा लंबा न ले जाऊँ, लोगों की इच्छा अगर प्रश्न उत्तर की है तो वो किया जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, साधारण जी। आपके एफपीओ में कितने सदस्य हैं सर? हमारे एफपीओ में 388 सदस्य हैं। ये कैसे बनाए इनको? कैसे कैसे बने ये? प्रोसीजर क्या अपनाया इनको बनाने का? के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने हमारे जो अन्नदाता किसान संगठन के लोग हैं उनकी एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में निर्णय लिया कि ऐसा काम करना है। और वहीं हम लोगों ने निर्धारित किया कि हमको इसके लिए आवश्यक धनराशि चाहिए। तो इसमें एफपीओ में एक नियम है कि 18% खेती हर मजदूर भी उसमें जुड़ना चाहिए, अनिवार्य है। जो खेती करते हैं परंतु उनके पास जमीन खुद की नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से विचार किया गया। तो पहले तय किया गया कि साहब मिनिमम जो राशि है 2,000 रुपये रखी जाए। लक्ष्य बड़ा है तो राशि भी लगेगी, और मैक्सिमम 5 लाख रुपये रखा जाए, जो जितना दे सकता है। फिर बाद में विचार आया कि 2 लाख बहुत कम होता है, जो हमारे श्रमिक मजदूर हमारे साथ में हैं उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम और बढ़ा के देना चाहते हैं। तो फिर उसको 3,000 रखा। तो मिनिमम राशि हमारी सदस्यता शुल्क 3,000 रुपया है, और मैक्सिमम 9 लाख हो गया है। इस टाइप से हम लोगों ने 388 लोगों ने मिलकर के 1,25,09,000 रुपये इकट्ठा किया, और वो हमारा बैंक में जमा हुआ पूरा। और उसके एवज में 1,37,00,000 रुपया बैंक ने दिया। और हम अपना कितने इकट्ठे हुए? 1,25,09,000। अभी क्या क्या गतिविधि चल रही है आपके उसमें? प्रारंभिक तौर पे हमने जो जन सरोकार जो हमारा एफपीओ है, इसने प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जो प्रविषम नाम रखा है हमने उसका, प्राकृतिक विघटनकारी सुपाच्य मानक। तो कैरी बैग बनाना है, बन रहा है हमारा, थैलियां बन रही हैं। और उसके साथ साथ में ये कप और चम्मच जो पलारी से बन रहे हैं, परारी से, ये बना रहे हैं। ये हमारा काम चालू है। ये सीखा कहाँ से सर, ये पलारी से बनाना करना? ये मतलब ये कहीं बाहर से नहीं, ये हमारे संगठन के का ही रिसर्च है।
संगठन की ही देन है, कहीं अन्न बाहर से नहीं आया, लोगों ने बनाया। हमारे संगठन में हमारे साथी हैं बंसी जी, वो गोबर से राखी वगैरह बनाते थे, बहुत सारे काम ऐसा हम लोग करते रहे पहले से बचपन में, मैंने मतलब पूर्व में। वो उनका ही आगे बढ़ते 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 इस दिशा में पहुंचे कि हम इसको ऐसा करें, ऐसा करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें। इसके लिए हमारे संगठन ने लगभग 15 लाख रुपए बर्बाद किए, तब जाके हम वहां पहुंचे हैं। 2 साल की हमारी सघन मेहनत है। अब इसके लिए हमारा अमरकंटक विश्वविद्यालय से टाई अप हो गया है। 1 तारीख को हमें अमरकंटक विश्वविद्यालय में बुलाया गया है, वहां पर हम इसको प्रस्तुत करेंगे और सारे रिसर्च पेपर तैयार करेंगे, सारी टेस्टिंग होगी, जितने भी टेस्ट संभावित हैं वो सारे यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर पर करेगी और भारत सरकार के माध्यम से करवाएगी। और उसके बाद फिर अपन को रिलीज करेंगे देश दुनिया के लिए। ट्रेनिंग भी देते हो क्या, ट्रेनिंग ये बनाने करने की? बिल्कुल, इसकी जैसे हमारा ये रिसर्च पेपर सबमिट हो जाता है उसके तत्काल बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि इसकी लगभग 10 दिन की, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग रहेगी। जी। और उसका शुल्क क्या रहेगा? उसमें देखिए 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो हमको चाहिए जैसे रॉ मटेरियल हमारा लगेगा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो लाएगा नहीं रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल किसी पास में है नहीं है। और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का हम लोगों ने विचार किया कि प्रति व्यक्ति 2500 रुपया, उसमें हम भोजन भी देंगे उसको। 8 दिन रहेगा तो खाना पीना भी खाएगा नहीं खाएगा। जी 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 जी। तो मैं समझता हूँ 2500 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। 25 रुपया प्रति व्यक्ति हम उससे लेंगे। यदि वो अपनी भोजन की व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था करता है तो नहीं लेंगे, उसमें फिर हमें कोई बंधन नहीं है। हाँ, हमको केवल 1100 रुपया प्रति व्यक्ति सस्ता शुल्क चाहिए, और जो हमारा सदस्य होगा आवेदन करेगा उसको हम ट्रेनिंग देंगे। भोजन व्यवस्था वो खुद चाहता है कि भाई हम ही सब व्यवस्था करें, तो 2500 रुपया प्रति व्यक्ति वो और 1100 वो, यानी आपको 3600 रुपया देना है। हम उसको 7 दिन 8 दिन की ट्रेनिंग देंगे। हो सकता है वो 10 दिन भी पहुंच जाए, हो सकता है 5 दिन में निपट जाए। यदि वो सीख गया तो जा सकता है, कोई बंधन का नहीं। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि दिवाली के आसपास से शुरू करेंगे। भी शासन से कोई योजना मिली आपको, शासन से कोई मदद मिली? शासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। और क्या गतिविधि इसके अलावा कोई? भाई ये गतिविधि सर बहुत बड़ी है, इसके अलावा और कर यहाँ वहाँ हाथ पैर मारेंगे तो ना ये कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ये जो खेती में जो लगने वाला है, जो आदान है वगैरह, इनकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, दुकान वगैरह है? नहीं 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 नहीं, देखिए हम बहुत सारे आयाम को लेकर समेट के चलेंगे। एक तो सादे सद सदें और सब सादे सब जाएं, हम्म। ये है। हम तो एक ही दिशा में काम करना चाहते हैं। वो हमारे यहाँ प्रस्ताव आया था कि धान खरीदी की जाए, मंडी में हम लोग गए थे, लाइसेंस भी लिया, तमाम चीजें अलग अलग विचार आए अलग अलग सदस्यों के, और प्रयास भी हुआ, पर अंत में निर्णय एक किया गया कि यदि अपन इसमें लगते हैं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इस काम को हम हाँ, चाहते उनमें फंड बहुत ज्यादा लगता है अगर मंडी में आप खरीदी करते हो तो। नहीं नहीं, फंड की बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है दिशा भ्रम होना। हम्म। यदि हम उस दिशा में चले गए और वहां 2 रुपया ज्यादा मिलने लगा, फर्ज करिए, और यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है, तो हमारा ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा। हो जाए कि नहीं होगा? यदि हम ये यहाँ तो हानि में हैं और वहां लाभ हो रहा है तो हम लाभ की ओर भाग जाएंगे। मानव वृत्ति है ये, मानव वृत्ति को हम उस दिशा में जाना ही नहीं चाहते। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं संकल्पित हूँ चाय ना पीने के लिए बचपन से। तो उसके साथ साथ मैंने ये भी संकल्प लिया कि मैं चाय छूऊंगा नहीं, किसी को उठा के नहीं दूंगा। यदि उससे दूर रहना चाहते हो तो उसको छुओ ना, और जिस दिन छूना शुरू करूंगा फिर धीरे धीरे उसको पीना शुरू कर दूंगा। तो हम उस व्यापार दिशा में जाना ही नहीं चाहते जहां हमें लाभ मिले। अब आपने जो बात कही, इसमें यदि मैं कहूँ साहब मैं 5,000 रुपया ट्रेनिंग का चार्ज लूंगा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से हजारों नहीं लाखों आदमी आ जाएंगे। पर हमको व्यापार इसलिए नहीं करना है कि पैसा चाहिए, शरीर भी हमको छोड़ के जाना है सर। हमारे साथ कुछ नहीं होगा जाने के समय में। तो इस संगठन का मूल उद्देश्य ये है लोगों के लिए करना, खुद के लिए नहीं। तो ये इतने सदस्य, इनको लाभ कैसे प्राप्त होगा? लाभ जो हमारा उत्पाद होगा, आप पैदा बनाओगे, उससे बिक्री में जो फायदा होगा उससे लाभ होगा। आज नहीं, वो कल होगा लाभ। ये लाभ केवल एक पीढ़ी के लिए थोड़ी है, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लाभ की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी लाभ मिलेगा।
जो भी उत्पादन होगा, जैसे हमारा प्रिविशम का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं कैरी बैग का, अब इसके लिए शासन की नियम है कि 200 दिन के पहले आप मार्केटिंग मतलब उत्पादन नहीं कर सकते। हमने फरवरी में अपना पूरा फैक्ट्री लगा के, हमारी करीब करीब 1 करोड़ की मशीनें हैं, बिल्डिंग बना ली हमने। 80 बाई 60 का मेरा एक कमरा है सिंगल, इसमें मशीनें लगी हुई हैं। इस सब के बाद में भी हम मार्केट बाजार नहीं चला पा रहे इस वक्त, क्योंकि हमको गवर्नमेंट के नियम से बाहर नहीं जाना। लोगों ने हमसे बहुत कहा कि आप विदाउट जीएसटी बिजनेस शुरू करो। हमें वो भी चोरी कर रहा है, हम भी चोरी करेंगे, मतलब क्या निकला? अगले जन्म लेना कि नहीं लेना? हमारी बेटी ने हमसे प्रश्न किया था। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, मेरी बेटी गायनिक सर्जन है, बड़ा बेटा बड़ी बहू लायर है, बेटी दामाद दोनों डॉक्टर हैं, छोटा बेटा और छोटी बहू इंजीनियर हैं। वास्तविकता में हमारी बेटी, छोटा बेटी की देन है ये। छोटा बेटा 2017 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वैज्ञानिकों की वाशिंगटन में, अमेरिका में। वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया उसने। और ये प्लास्टिक की जो समस्या थी, उस प्लास्टिक की समस्या पे भी उसके स्थान स्थान पे अलग अलग उसके वेबिनार होते थे और बुलाए जाते थे। तो उसने हमें बताया, तो हम लोगों ने कहा इस दिशा में काम किया जाए। और तो हमारी बड़ी बेटी ने मुझसे कहा, जब ये बात हम लोगों ने तय की, तो बड़ी बेटी ने कहा पापा आपको परेशानी क्या है, क्यों आप ये करना चाहते हो? अच्छी खासी पेंशन मिलती है, हमारी पत्नी को भी पेंशन मिलती है, हम दोनों को पेंशन मिलती है, हम आपके बच्चे सब स्थिर हैं, सब संपन्न है, किसी को कोई कमी नहीं है, फिर क्यों परेशानी मोल ले रहा हो? तो मैंने एक ही प्रश्न किया था, बेटा मुझे मरना है या नहीं? तो बोले डॉक्टर होने के नाते तो मैं कहूंगी मरना है, बेटी होने के नाते नहीं कहूंगी। तो मैंने कहा मरूंगा तो जन्म ही लेना पड़ेगा, वो भी निश्चित है, फिर उसकी व्यवस्था क्या है, आधार क्या है जन्म लेने का? पाप पुण्य है, दूसरा कोई आधार नहीं है। तो अगला जन्म हमारा जिस स्तर में मैं खड़ा हूं उससे नीचे ना हो, ऊर्ध्वगामी हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो कुछ भी मेरे पास यहीं छोड़ जाऊंगा, पुण्य कमाना पड़ेगा। हमने उसके लिए तो नहीं काम कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोगों को यदि रोजगार देने में सक्षम हो पाया जन सरोकार, तो बड़ी उपलब्धि होगी साहब। धन तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा, लाभांश मिलेगा सबको। हमारे यहाँ के 99% लोग जो साथी हैं हमारे, वो सब इस मानसिकता के हैं कि हमको आज पैसा नहीं चाहिए। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ, उसके बाद किसी व्यक्ति ने मुझसे रसीद नहीं मांगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है साहब। 2-5 हज़ार रुपया लोग देते हैं और रसीद मांगते हैं, रसीद दो हमको। तो इस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। संभवतः हम लोग गलत हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हम सही हैं, परंतु दिशा यही है। जी धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव भाई साहब। बहुत सुंदर आज आपने एफपीओ के बारे में भी और हमारे जीवन जीने का जो सार है उसके बारे में भी आप बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे रहे। आदरणीय आगे रघुवंशी भैया सादर आमंत्रित है। जी रघुवंशी भैया जी। जी कल्पना बहन जी। सदन को प्रणाम, कोटि से प्रणाम, बाबूजी को भी प्रणाम। बाबूजी मैं ये जानना चाहती हूँ कि एफपीओ का किस प्रकार से मतलब तैयार करते हैं, एफपीओ को क्या प्रोसीजर है? हम लोगों ने जो सबसे पहले बैठक ली थी, बैठक के बाद में हमारे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे संपर्क किया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो हमें बताया कि आपको 5 या 10 डायरेक्टर बनाना पड़ेंगे, जो आपके सदस्य होंगे। सदस्य के बाद वो डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद मेंबर बाकी सदस्य रहेंगे। तो हम लोगों ने टारगेट, क्या नियम है भारत सरकार का, 300 मेंबर कम से कम होना चाहिए और 1,000 अधिकतम होना चाहिए एफपीओ में। तो विचार किया कि 1,000 तो हमें नहीं करना है, क्योंकि बहुत विवाद उत्पन्न हो जाएगा, बहुत से मुंडे मुंडे विचार भिन्न, बहुत सारी समस्या होंगी। तो इसलिए अपन कम से कम रखें, तो 350 का लक्ष्य रखा था कि 350 सदस्य बनाना है। तो ये सदस्यता हमारी जो अन्नदाता किसान संगठन है, इसके सदस्य उसमें शामिल हो गए। और हमारा, मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन के अंदर हमारा संगठन पूरा हो गया। फिर हमने उसको पूरा प्रोसीजर किया, उसका बैठक ली, बैठक में अपने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद
जो सीए हैं उनको दिया। सीए ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन भी दो प्रकार का होता है, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी में होता है, एक कंपनी में होता है। तो हम लोगों का निर्णय था कि कॉर्पोरेट सोसाइटी में नहीं कराना है, हमें कंपनी में कराना है। तो हम लोगों ने कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराया। एक तौर तरीका है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, कुछ कंपनियां हैं जो एफपीओ ही होते हैं, वो बनवाते हैं एफपीओ को, उनसे भारत सरकार द्वारा मदद मिलती है। तो हमारा ये हमको जानकारी नहीं थी कि यदि उनके माध्यम से हम एफपीओ बनाते तो लाभ मिलेगा। 15 लाख रुपए तक गवर्नमेंट देती है 3 बार में, अलग अलग समय से। वो जानकारी हमको नहीं थी। नाबार्ड के पास संपर्क किया, बातचीत की, तो उन्होंने बोला साहब वो हम तो आपने बना लिया एफपीओ, उसके बाद आप आए हो। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम अपने स्तर पे हम लोगों ने बना लिया। और उसके बाद मेंबरशिप बढ़ाई। पहले हम लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये इकट्ठा किया सबसे पहले सभी मेंबरों ने, फिर सबसे ये कहा गया कि जो बढ़ाना चाहता बढ़ाए। तो हमारे पास में कुछ 5,000 वाले भी हैं, कोई 10,000 वाले हैं, कोई 25 वाले, कोई 1 लाख वाले हैं, कोई 5 लाख वाले, कोई 9 लाख वाले, अलग अलग प्रकार से लोगों ने हमको दिया। और आज स्थिति हमारी ये है। और रजिस्ट्रेशन के बाद बाकायदा ऑडिट होता है हर साल। 3 साल हमारा लगभग 30 साल चल रहा है। 81 में हमारा एफपीओ बन गया था, और गतिविधि करते करते हमको 2 साल लग गए। अब हम इस स्थिति में हैं कि अगस्त के बाद से हमारा बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि 200 दिन की गवर्नमेंट की उसमें कंडीशन है, जो हम लोग बना रहे हैं प्रविशुम प्लास्टिक का विकल्प, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट गवर्नमेंट को ज़्यादा टेस्ट हो जाता। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार जो पर्यावरण विभाग है, वहाँ के अधिकारियों के सामने हमारी मशीन लगने के बाद उनके सामने उत्पादन किया गया, उन्होंने उसको पैक किया, पैक करने के बाद लेटर दिया, भारत सरकार के पास भेजा गया है। और वो 200 दिन की समय सीमा है। तो 2 फरवरी को हमने जमा किया है उड़ीसा में। अब 200 दिन पूरे होते ही हमें एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि ये जो हम बना रहे हैं ये रसायन मुक्त है, कीर्तनकारी है, सुपाच्य है, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल दोनों है। जैसे हमारे पास ये आता है तो हम उसको मार्केटिंग के रूप में भी सामने आ जाएंगे। और दूसरी साथ साथ में हम लोग ये भी काम करते रहे जो कि ये पलारी से बनाया जाए, ये हम बना रहे हैं। और ये धीरे धीरे इसकी में भी और प्रगति होने की संभावना है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम 30 प्रकार की थाली बनाने की तैयारी हमारी चल रही है। अलग अलग रोग के लिए अलग अलग थाली, अलग अलग प्लेट। और भविष्य में यदि ईश्वर ने चाहा, आप सबका साथ रहा, तो बिस्लरी बॉटल को भी हम चाहते हैं बाहर किया जाए। बड़ा काम है, बड़ा उद्देश्य है। उसकी आपका नंबर क्या है? जी, नंबर मेरा नंबर फोन नंबर जी बाबू जी 79 87 08 56 46। फिर से रिपीट करूं 79 87 08 56 46। ठीक है, ठीक है। संपर्क करेंगे, हमारा भी विचार इस दिशा में काम करने का है। जी, शुभ नाम आपका? अशोक पटेल। कहाँ से? सिवनी मालवा नर्मदापुरम से। अच्छा, ठीक। नहीं, आप तो आगे चलिए साहब, हम तो वहाँ भी आने को तैयार हैं। जी, मैं तो आपको समर्थन आपका मिलने को आपके पास वहाँ आने को तैयार है। बिल्कुल 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 जुड़ेंगे। मेरा भी एफपीओ है, जी 2017 में बना हुआ एफपीओ मेरा। तो मेरे को कोई मदद नहीं मिली सरकार से आज तक। जी, हमने नहीं, अपन को भी नहीं मिली, प्रयास भी नहीं किया। जानकारी हमें बनाते हैं माध्यम से। मेरे में 686 सदस्य जी, 600 सदस्य हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो ये भी चाहता हूँ लोग का भी एक ग्रुप बनाया जाए। जी जी जी, आपका ये काम है, अगर उसमें अगर लेते हैं। और हमारे इधर तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत तगड़ा चल रहा है। इस दिशा में अगर कार्य होता तो ये बहुत जोरदार कार्य है। तो ये आपकी जो प्रोडक्ट है, ये शादी विवाह इनमें अगर यूज होता है तो कितना मतलब पर्यावरण को बहुत फायदा होगा इस चीज से। सर मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, यदि हम 1% भी कम कर सके, 1% मात्र, तो बड़ी उपलब्धि होगी। तो यही तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है
ये जो कार्यक्रम चल रहा है, योग से शरीर स्वस्थ रखो, धरती को स्वस्थ रखो, पर्यावरण को स्वस्थ रखो, यही तो ये जो पतंजलि जो चला रहा है, जिससे अपन सब लोग मिल रहे हैं, यही तो उसका उद्देश्य ही है मेन। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी योगदान अगर रहा तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल स्वागत है और ऐसे लोगों के कारण ही धरती मैया आज अच्छी होगी। मैं तो सब भूमि प्रदूषण के बाद उसके बाद वायु प्रदूषण से भी आगे बात कर रहा हूँ। भूमि प्रदूषण, वायु जल के प्रदूषण के साथ साथ में अग्नि का प्रदूषण और आकाश का प्रदूषण भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम विचार करेंगे। कल मैंने थोड़ी सी बात कही थी इस विषय में, शायद आप कल रहे नहीं रहे मुझे मालूम नहीं है। हमारी जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं भोजन से लेकर के समग्र प्रकार की, वह अग्नि प्रदूषण है। उस पर भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। संतुलन, जो प्राकृतिक संतुलन है उसका नाम है पर्यावरण, और प्राकृतिक असंतुलन का नाम का प्रदूषण है। तो जहाँ भी असंतुलन होगा वो प्रदूषण है। तो हम भोजन करते बुखार आना ये प्रदूषण है। मैंने भी कोशिश करी, हमारे यहाँ जो नरवाई में आग लगाते थे वो पूरे गांव में बंद करवा दी मैंने। जी जी। तो नरवाई में आग नहीं लगा रहे हैं, और नरवाई के भीतर ही खेती करके हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण में वीडियो भी डालता हूँ। तो वो नरवाई पूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी राष्ट्र की बहुत समस्या है। लोग आग लगा देते हैं, जिससे पेड़ पौधे और जमीन के सूक्ष्म जीवाणु तत्व है, जो डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया है, वो पूरे जलकर नष्ट हो जाते हैं, और धरती धीरे धीरे बंजरता की ओर प्राप्त होती है। और जीव जंतु जितने हैं वो भी सब जल जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं। तो वो धीरे धीरे लोगों को जागृत किया है। हमारे गांव में नरवाई में आग नहीं लगाते हैं, पूरा गांव नरवाई मुक्त है। मतलब उससे क्या एक बात और कहना चाहता हूँ, जो नरवाई जो हमारी जो आप जला रहे हैं, उसको यदि हम समेट के और इस उपयोग में लगा दें तो मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, 5 से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ का किसान को लाभ भी होगा। यहाँ भूसा बनाते हैं, और इसके बाद में हमारे यहाँ क्या, किसान के पास समय नहीं, 1 मिनट का 3 फसल होने लग गई है। अभी मूंग की फसल लग गई, इसके बाद में फिर सोयाबीन मक्का वगैरह ये लग जाएंगे, फिर इसके बाद में गेहूं चने। तो किसान के पास धरती के लिए समय नहीं बचा 1 मिनट का भी। तो वो फटाफट काम होते हैं, तो जल्दी से जल्दी उनको बाकी भूसा बनाना करना ये सब काम करते हैं हम। भूसा बना के उनको सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी जो भूसा नहीं बनता है तो उसमें मल्च करवा देते हैं, जमीन में मल्च करने के बाद में फिर उसमें बोनी हो जाती है, वो गल जाती है। फिर एक बात और आपने मंच की बात की, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग मंचिंग भी बना रहे हैं। जो किसान को लगता है ना, प्लास्टिक का लगाते हैं आजकल, अभी तक प्लास्टिक की मंचिंग जो लगाते हैं फसल अपने सब्जी वब्जी उत्पादन करने के लिए, तो प्लास्टिक की मंचिंग को आपको फाड़ना पड़ेगा फसल निकलने के बाद। आप कितनी सफलता से कुशलता से उसको फाड़ेंगे, 10% फिर भी खेत में रह जाता है, कितने कुछ कर लो। और 90% को आप फाड़ के कहीं तालाब में या पोखरे में या कहीं गड़ाओ, कुछ भी करोगे, वो 90% भी जहाँ गड़ाओगे जहाँ रखोगे वहाँ नुकसानदायक है। जो 10% खेत में रह गया वह भी नुकसानदायक है। अपन ने जो बनाया है मंचिंग, वो आपको फसल लगाने के लिए, जैसे आपने मंचिंग बिछाने के तत्काल बाद आपको कुछ नहीं करना। हेलो, अरे भाई थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी हम एक मीटिंग में हैं। बड़ा मुश्किल है। आदरणीय शरद भाई, प्रश्न करो। हाँ सर जी, जी शरद भैया। जी सर, जी अब आमंत्रण करें तो मैडम को फिर मैं क्वेश्चन करूं। ये आमंत्रण के लिए आप हो गया। जरूरत नहीं, आपके मन में जो प्रश्न है वो करो। आमंत्रण की क्या जरूरत है? आमंत्रण की कोई नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे थे। आदरणीय शरद ब्रह्मा जी अपनी बात रखें। जी, मुख्य अतिथि को बहुत सादर प्रणाम और बहुत उपयोगी जानकारी आप उपलब्ध करा रहे हैं, और सदन को इसको बहुत ऊर्जा मिलेगी। इसमें काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे और काफी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे।
और जो प्रोजेक्ट आप लेके आए हैं वो तो धरती माँ के लिए और इस पूरे देश के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो बस इसमें ये रहेगा कि जैसे आप जो प्रोजेक्ट डाले हुए हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कैसे मशीन उपलब्ध होंगी, कहाँ जी से कच्चा माल होगा और जी कैसे बिक्री होगी, 3 चीजें हैं। तो बिक्री में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी अपने देश में ऐसी चीजें हैं नहीं। जी तो इसमें बस इतना आता है कि ये मशीनें कितने की होंगी और कच्चा माल का कैसे होगा और इसकी ट्रेनिंग्स कैसे होंगी। सर, इतने इसमें ही। अभी जो हम लोग काम कराए, हमारे लिंक गड़बड़ हो गई, इसमें फिर से लगा लूंगा एक बार काट के, जी जी लगा लीजिए सर, है ना, लगा काट के लीजिए। लगा लिंक। जी लगा फोन आ लीजिए। गया ना अभी। हम्म, हम्म। बाबूजी आप जुड़े हैं? हाँ जी, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। भरत जी मेरा बोलिए। इसलिए मैं वो एक माइक फोन बंद आ कर गया। ताकि उनकी आवाज आए। नहीं फोन कट गई, वो फोन आया उससे लिंक कट गई, उनकी फोटो नहीं दिख रही है। फोटो नहीं दिख रही, बाकी कर भी नहीं रहा वो। चले बिना दिख रहे चलते रहे। अरे हाँ बोले जी आप सर। देख तो लिया है, एक बार देख हाँ लिया, ऑडियो है, हाँ बोलते रहे। जी और जी बीच में अनम्यूट ना करें प्लीज, सभी लोग बात करते तो डिस्टर्ब होता है जी। ठीक ठीक जी। तो अभी अपन ने जी जो व्यवस्था की है, अभी जी सर। समझ लीजिए कि हमको 1 महीने ही हुआ है इस प्रोडक्ट को फाइनल स्वरूप देने में। जी 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 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ अभी। और जी मेरे समझता हूँ कि अभी हमको अमरकंटक विश्वविद्यालय जो बुलाया है, तो 1 तारीख जी। को हमें वहाँ जाना है। और अमरकंटक अच्छा। विश्वविद्यालय से भी हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। अम्बेडकर विश्वविद्यालय मऊ इंदौर जी और अमरकंटक विश्वविद्यालय अमरकंटक, ये 2 से हमारा संपर्क है। और उनके बीसी वगैरह सबसे हमारी बात हुई है। और विचार आपको, मुझे भी खुद अच्छा लगता है कहने में, जी अमरकंटक विश्वविद्यालय की बीसी हमारे साथ 2.5 घंटा बैठे। जी उनसे जी मिलने में 5-10 मिनट का समय ही लोग बहुत बड़ी बात मानते सर। हैं। और उनका आश्वासन है कि हम सब प्रकार के टेस्ट हम्म। आपको जो चाहिए है इसके पेटेंट के लिए, अपन सब प्रकार के टेस्ट करा के आपको देंगे। जी जी बहुत तो बढ़िया। हाँ, वो हमको मिल जाता है। तो हम 1 तारीख की बैठक, 1 तारीख में हमारा जैसा भी निश्चित होता है वो भविष्य में अपन जब फिर बैठेंगे तो बताएंगे उसमें। और उसके बाद ही हम आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। रॉ मटेरियल आपके पास है, किसी जी भी जी किसान के पास में रॉ मटेरियल को बाहर, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें रॉ मटेरियल को किसी उद्योगपति की आवश्यकता नहीं है। जी नरवाई आपके पास में है, जी बेसन आपके पास में है, शहद जी की जो छत्ता रहता है, शहद नहीं, शहद का छत्ता, वो आपके पास में है। जी आपके पास जी। गन्ना है, जितनी चीजें हमको चाहिए वो सब आपके पास में है। हम हाँ, इसमें सबसे बड़ी, इसमें अपने को कच्चा माल बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, कुछ यानी भी कोई नहीं लाना, बाइंडिंग कोई भी बिल्कुल चीज। कुछ नहीं लाना। और हम बहुत कलर भी यदि उपयोग करेंगे, जी वो जी। कलर भी हम प्राकृतिक ही करेंगे। अरे वाह, हाँ, क्या बात। वो अपन वो नहीं उपयोग करना बाहर से। और अपन जी जैसे जी पुदीना है, अदरक है, इसे इसको भी हम उसमें डालेंगे। बहुत सारी चीजें जी हमारे फेमस है, धीरे धीरे अपन सब उसको रखेंगे। तो जी ये अपन पूरा का पूरा हमारे पास संपन्नता खुद की है, ये सबसे बड़ी बात। हमें जी केवल एक दिशा में श्रम करना है, उस श्रम के लिए अपन आपस में जुड़ जाएं। और मैं तो सुझाव है कि हम एफपीओ का एक ग्रुप बना लें, संगठन बना लें एफपीओ का। और जी जी एफपीओ का संगठन के माध्यम से पूरे देश में ये काम शुरू जी करें। पहले अपन मध्य बहुत प्रदेश में लें, फिर देश में लें। और ट्रेनिंग का हमने आपको बताया कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा जो खर्चा है 2500 रुपये प्रति व्यक्ति जी हमको जी जी चाहिए। यदि हम कहें 5,000 तो भी आप 5,000 में तैयार हो जाएंगे, मैं 10 कहूंगा तो 10 में तैयार हो जाएंगे, विषय ऐसा है। परंतु जी अपन जी को ऐसा नहीं करना है। हमको जो जी चाहिए मिनिमम, हम आपको 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था करेंगे। जी और 1,100 रुपया या 2,100 रुपया जो भी हमारी कमेटी तय करेगी, वो हम आपसे जी सस्ता जी शुल्क लेंगे। सस्ता शुल्क बहुत के बढ़िया। बाद आपका आवेदन आएगा, आवेदन के बाद एंट्री होगी, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के बाद में आपको मशीन, जहां तक बात मशीन की, तो मशीन का भी हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने जो मशीन हमारे पास आई है, वो मशीन जी 10-12-15 लाख रुपए की है, अलग अलग, क्योंकि जी वो उसमें बार बार चेंज करवाया गया है। हम कोशिश जी कर रहे हैं कि 5-6 से 6 लाख की मशीन हम आपको उपलब्ध कराएं। बहुत बढ़िया। तो जी ये जी मगर 2-4 मशीनें जाएंगी तो इस कीमत में नहीं आ पाएगी। यदि संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सस्ती हो जाएंगी। जी 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 तो मैं नहीं समझता कि संख्या ज्यादा नहीं होगी।
जो भी एफपीओ उसमें काम करेगा, मान लीजिए उसके मिनिमम 300 सदस्य हैं और 300 में आधे लोग काम करना चाहते हैं, तो जी 150 तो करेंगे ना, 100 तो जी करेंगे। और 100 करेंगे तो मैं ऐसी मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में हूँ कि वो आप अपने घर में लगाएं एक कमरे में, और रॉ जी मटेरियल वहां बनाएं, खुद ही सब कुछ करें और पैकिंग करें, सब बनाएं, सब आप बनाइए और उसको अपन जन सरोकार के नाम से पैक करें और बाजार में बेचें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आप जल्दी से सर इसका पूरा प्रोजेक्ट को तैयार करवाएं, और ये तो देश में बहुत जल्दी से फैलने वाली चीज है, और पतंजलि के माध्यम से ये देश के हर कोने में ये आपकी आवाज गूंजेगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कल्पना बहन जी जैसी ऊर्जावान इसमें सदस्य हैं, जो जी इतनी ऊर्जा है कि आपकी बहुत सारी उन्होंने प्रशंसा, बहुत सारी चीजें बताई हैं। नहीं, वो जो और जैसा होता है सर वो वैसा करता है, वो प्रशंसा के योग्य स्वयं है, इसलिए वो हमारी प्रशंसा करते हैं, हम उस योग्य नहीं है। जी जी, मुनीलाल सर जी ने भी मुन्नीलाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और जो हमने एक पुस्तक लिखी थी अन्नदाता की आत्महत्या, ये अब दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, इसमें उनका भी लेख है। जी जी जी, बाबूजी उन्होंने क्या लिखा था ये थोड़ा सा बोल के बताएंगे तो हम सब लोग सुन पाएंगे, जो भी आपके। मुन्नीलाल जी ने, अब जो हमारे इसमें जो लेख हैं बहुत सारे, है ना, 12 कहानियां हैं। उन कहानियों में एक उनका तरफ से भी हमने उनसे कहा जी था भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने, मुन्नीलाल जी यादव ने क्या, क्यों और कैसे इस जी विषय पे लिखा है, तो ये आपको जी बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। मूल बात जी यह है कि सर, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करें। बहुत बढ़िया। ये उनका उनका लेख है इसमें, है ना। जी जी तो इस पुस्तक में छपा है, और आप लोग चाहेंगे तो पुस्तक भी आप लोगों के पास पहुंचा दी जाएगी। जी सर जी और बहुत बढ़िया। समस्या और समाधान। समस्या जी हमारी जी एकमात्र समस्या किसानों की है, हमारे बच्चे जो हैं कृषि से की ओर आकर्षित नहीं है। क्या सही है मेरी जी कहना? हमारे जी बच्चे जी लोग भाग रहे हैं, वो चाहते हैं कि जी, हम किसी दूसरे देश में, दूसरे जिले में जाकर के, दूसरे स्थान पर जाकर के चपरासी की नौकरी करने को पसंद कर रहे हैं। उसका भी मूल कारण ये है कि क्रय शक्ति हमारी कमजोर है, आय हमारी कम है। यदि हमारी आय जी बढ़ जाए तो कृषि कृषि से अच्छा कोई धंधा नहीं है। जी 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 सर तो जी, वो आय बढ़ाने का कैसे रास्ता बने, उस रास्ते में अपन को काम करना है। किसान का बच्चा खेती छोड़ के ना जाए, इस दिशा में काम जी करना है। आज यदि अपन बहुत, थोड़ी सी कल्पना करें, यदि किसानों ने खेती छोड़ दे, बाय द वे जी जी विचार करें, जो संभव नहीं है मगर फिर भी विचार करें, तो जी, संसार कितने दिन बचेगा? महीनों बहुत साल की सही। बात नहीं कर रहा हूँ, कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, कोई महीने बाद, अधिक से अधिक कोई 6 महीने, 6 महीने बाद संसार समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और तुम्हारे जितने भी उत्पाद दुनिया के हो रहे हैं, जितने भी दुनिया के उत्पाद हो रहे हैं, बिजली से लेके, सड़क से लेके, हवाई जहाज से, सब बंद हो जाएं तो मरने वाला कोई नहीं है। शायद परेशानी बहुत हो जाएगी, परंतु मरेंगे नहीं। और किसान का जी उत्पादन बंद हो जाए तो सब कुछ नमो नमा हो जाना है। तो सबसे जी जी महत्वपूर्ण काम किसान का है, और किसान जैसा जीवट जीव कोई संसार में नहीं है, फिर भी वो परेशान है, तो उसकी परेशानी दूर करना हमारा उद्देश्य है। इसमें हमारी बहुत, संकल्पना है, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और खाद्यान्न को ऊर्जा का। अब ये आप बताएं, पेट्रोल को हम ऊर्जा कहते हैं, बिजली को ऊर्जा जी कहते हैं, जी उससे क्या चलती है? मशीन है। जी जी जिससे मशीन चलती वो ऊर्जा, और जिससे मानव जी, चलता वो वो भी ऊर्जा। कचरा। वो नहीं, वो कचरा। जी क्या अर्थ है साहब? ये दो जी रुपया किलो अनाज की बिक्री सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, जी जी, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, ये हमने सब इसमें लिखा है, कैसे कैसे। और हम इसीलिए आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जी, तो जिस दिन यदि हम इस दिशा में काम करेंगे सब लोग मिल करके, तो संपन्नता, मैं समझता हूँ सोने की चिड़िया बनाना भारत के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं। हम्म, बहुत बढ़िया सर। और अब हमारे नए सदस्य भी सदन में जुड़ रहे हैं जी जी लगातार, और मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें, और कुछ नए सदस्य भी हमारे जो जुड़ते हैं उनका भी परिचय सदन से कराने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार।
जी नमस्कार। ओम सुप्रभात। आज के हमारे मुख्य अतिथि मुरली मनोहर जी का बहुत आभार है, क्योंकि जो उन्होंने चीजें बताई हैं, जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, और उससे बाद जो हमारा आपस में संवाद हुआ है, उससे निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऊर्जा हमारे विचारों की है, हमारे विचारों के आदान प्रदान की है, एक अपेक्षा की है कि हम कुछ नई चीज करके शायद समाज को कुछ अच्छा दे पाए, और हमारे अपने क्षेत्र में ही कुछ जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं एफपीओ के माध्यम से जुड़े, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी तक के जरा सी उपेक्षित रहा है, तो उसको भी एक संभावना, नई किरण दिखाई देती है। मुझे भी विश्वास है कि इस तरह की जो उपयुक्त तकनीक है, जो कि हम जिसमें संसाधनों के लिए हमें बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको अगर हम उपयोग में करते हैं, उसको सस्ते रूप में वो उपलब्ध हो जाती है। उसके प्रति आजकल ऐसी तकनीकों के प्रति और इससे निकलने वाले उत्पादों के प्रति जो उपभोक्ताओं में अब धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है और मांग बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से यह कार्य जो है सफल होगा। और बहुत सारे हमारे एफपीओ बने हुए हैं, बहुत सारे एफपीओ पूरे देश में अभी कार्यरत हैं। तो हम छोटी शुरुआत करते हुए जो वर्तमान में अच्छे वेल परफॉर्मिंग एफपीओ, जो अच्छे जिनको हम जानते हैं, उनके साथ संवाद करते हुए अपना एक एफपीओ का नेटवर्क बना रहे, तो इससे निश्चित रूप से यह कार्य बड़े क्षेत्र में फैल करके ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। तो आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से, उसके द्वारा की गई जो रिसर्च है, और उसके द्वारा उसका जो वैलिडेशन है सरकार के द्वारा, उसके प्रति जो टेस्टिंग होनी है, उन सब चीजों में आप कामयाब हो, ऐसी हमारी कामना है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसको कार्य को आगे ले जाने के लिए भी मैं भी अपने तरफ से, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इसके प्रति इच्छुक हैं कि ऐसे उत्पादों को वो करें, तो उनसे वार्तालाप करते हुए अगर उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की संभावना होती है बड़े स्तर पर, तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। उस पर हम भी आपको जो भी सहयोग है उसको करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें अपना कार्य करते रहना है। अपने उसकी जो लागत है, इसमें उसको कम करते हुए, मशीन की लागत को कम करते हुए, और उसको उत्पाद भी सर्व सुलभ हो सके, इसको रिप्लेसमेंट की तरह देखते हुए, एक जो अभी वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, उसके व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए सर्व सुलभ हो सके, ऐसा प्रयास जो है उसकी तरफ आप बढ़े, तो इसमें हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस तरह के जो अब इसके साथ जो जुड़े हुए जो चीजें हैं, जो आध्यात्म से हमारे जुड़ी हैं, जैसा आपने माँ के बारे में बताया, तो वो भी बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि उसी से ही हम अपने काम को सफलतापूर्वक आगे एक अंजाम में ले जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर आपकी तरफ से आज उद्बोधन दिया गया। मुझे विश्वास है कि इस सदन से जुड़े हुए हमारे जितने भी साथी हैं, उनको उनका जो उत्साह था, उनकी जो वाणी थी, उनके जो प्रश्न थे, उससे मिलकर के ये आने वाले समय में यह कार्य आगे की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे प्रयास अन्य जगह पर भी चालू होंगे। इसके लिए भी सबको बहुत हमारी तरफ से अग्रिम बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और अपने तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से जो छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, उसको भी लगातार करते हुए, और इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से जो विचारों का और अपने जो क्रिएटिविटी है, उसका जो आदान प्रदान हो रहा है, उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर आज की कक्षा रही है, और इस प्रकार से हम जुड़ते रहेंगे। कुछ एक साथी हमारे साथ आज जुड़े हुए थे, लेकिन किसी कारण वो लेफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ रोज कोई ना कोई मैं देखता हूँ कि नए व्यक्ति जरूर जुड़ते हैं, वो अपना अनुभव लेते हैं। कुछ समय बाद कुछ व्यक्ति हमारे साथ आते हैं और फिर वापस अपने उसमें काम में चले जाते हैं, लेकिन जो भी नए व्यक्ति आए और उनका स्वागत रहता है, और जो भी वो यहाँ से सीखते हैं, उनसे यही अनुरोध रहता है कि वो उन्होंने जो कुछ सीखा या उनके पास जो देने के लिए है, वो हमारे मंच के हमारे सभी सदस्यों को दें, तो इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो इसी क्रम में आज की हमारी योग शिक्षिका ने भी बहुत सुंदर तरीके से आज भी
योग कराया, बहुत अच्छी तरह से योग किया। और हमारे सारे जितने भी साथी हैं इस कार्य में प्रयासरत हैं, उनका अपना सहयोग है, उनका अपना जो है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस विषय में जो हमारी बात हुई है रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर से, जो भारत में माने एक ही होता है और बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर है, उनका भी ये कहना है कि इस उद्यम में जो हम काम कर रहे हैं, इस उद्योग में जितने भी लोग भारत के अंदर जहां भी कुछ काम करेंगे उन सबको लोन में दूंगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि होगी और दिशा में अपन काम करें। काम करने के लिए एक समूह की बहुत आवश्यकता है। केवल एफपीओ अलग अलग काम करेगा तो मैं समझता हूँ उतना ताकतवर नहीं बन पाएगा। ये सभी एफपीओ अपने अपने नाम से काम करें और एक एफपीओ का गठन कर लें, एफपीओ के मंच का गठन कर लें, वो कोई भी नाम दें उसका, हम ये नहीं बोले क्या नाम दें, और उसको अपन स्थापित करके बड़े स्तर पर काम करें तो मैं समझता हूँ जल्दी सफलता मिलेगी। और काम जो हम कर रहे हैं वो न केवल एफपीओ को फायदेमंद है, एफपीओ सदस्यों को, बल्कि प्रकृति के लिए फायदेमंद, सरकार को भी फायदेमंद है। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में बिकेगा, दुनिया में जाएगा, केवल भारत में नहीं दुनिया में जाएगा, तो सरकार को आय भी होगी, सरकार का ही लाभ भी होगा, हमारा भी लाभ होगा, पर्यावरण का भी लाभ होगा, बीमारी भी हमारी कम होगी। ये योग करके हम जितनी बीमारी को दूर कर रहे हैं और प्रदूषित वायु को लेकर के, प्रदूषित पानी को लेकर के, प्रदूषित खाद्यान्न को लेकर के अपनी उसकी बीमारी को वापस ला रहे हैं, इससे लाभ नहीं हो रहा। तो ये हमारा प्रदूषण दूर होने पर ही ये लाभ हमको जो चाहते हैं हम वांछित लाभ वो तभी मिल पाएगा। इस दिशा में काम करना बहुत आवश्यक है और आप सब लोग का मैं आमंत्रित करता हूँ, सब लोग आए और एक निश्चित रूप से एक बैठक के रूप में अपन बैठे। अभी वेबिनार में तो काम जो हो रहा है वो हो रहा है, चलने दें उसको, एक आध महीने के अंदर अपन एक बैठक लें और बैठक के रूप में स्थापित होकर के विधिवत रूप से अपन एक नया आयाम तैयार करें और सारे लोग मिलकर के जिस पहल में हम बढ़ना चाह रहे हैं उसमें बढ़े। ना मैं रहूं, ना तुम रहो, हम हो जाएं, इस अभिलाषा के साथ मैं सबको नमन करता हूँ। ओम नमस्कार। बहुत सुंदर आपके विचार हैं। मैं भी इस दिशा में सोच रहा हूँ, विचार आ रहे हैं। और यह भी विचार आ रहा था कि क्या इस योगाहार को ही एक मंच के माध्यम से, क्योंकि एक स्वैच्छिक मंच है, इसको जरा सी एक फॉर्मल तरीके से सोचते हुए, क्योंकि बहुत सारे साथी पूरे देश के, विदेश के भी इसके साथ जुड़े, इनके इस जर्नी का हिस्सा बने। तो अगर इस दिशा की तरफ भी हम सोचते हैं सभी सम्मानित सदस्य, क्योंकि ये फोरम किसी एक का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था के रूप में भी नहीं है, स्वैच्छिक रूप से आगे बढ़ा हुआ है, तब हम इस तरफ आगे बढ़े हैं। तो इस तरफ भी हम सदस्य अगर विचार करते हैं तो हम आगे इस तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं जी। और एक व्यक्ति एक बार ही अपनी बात रखें, बार बार बात रखने से अन्य लोगों को, साथियों को मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार अपनी बात पूरी कर लें और फिर म्यूट रहें जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी और बने सिंह आर जी, आप दोनों का हैंड रीच है जी। रंजना जी नहीं, हमारे साथ दत्तात्रेय जी जुड़े हुए हैं। जी जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी को प्रणाम। और मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन सदन में देने का कष्ट करें। अनम्यूट कर लें। जी ओम, सदन को नमन। मैं आदरणीय यादव जी की बात सुन नहीं पाया, शायद मेरे को बुलाया, किसको बुलाया मुझे मालूम नहीं है। जी ओम, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हमारे मुखर्जी महोदय ने जो बात कही है कि किसान ही जो है वो सबसे ज्यादा, हम उसे क्या क्या, वो अन्नदाता तो है ही है, परंतु वो जितने नुकसान में काम कर सकता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी हमने कोरोना काल में देखा कि जो कंपनियां हैं या जो दूसरे देश हैं
वो भी लाभ लेने के लिए अपनी जो वैक्सीन है उसको महंगे दाम में बेचने का प्रयास कर रहे थे। वो तो भारत ही ऐसा था जिसने कि विश्व में जो है बहुत कम दाम में अपनी वैक्सीन बेची। तो जिस दिन यदि ये कंपनियों के हाथ में उत्पादन चला गया, उस दिन निश्चित ही रूप से क्या होगा, जैसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो बात कही है वो 100% सही हो जाएगी। जी ओम। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूं कि ये हम किसी कंपनी को कम से कम 10-15 साल तो नहीं देने देंगे। उसके बाद हम रहें ना रहें भगवान जाने। परंतु यदि हम एफपीओ के रूप में पूरे किसान लोग इकट्ठे हो जाएं और जन अन्नदाता किसान संगठन के रूप में इसको स्थापित कर लें, तो मैं नहीं समझता हूं कि कंपनी हमसे छुड़ा लेंगे। हमारी संख्या बहुत बड़ी है, देश में 60% समुदाय जो है किसान है, उसके सामने फिर किसी की नहीं चलेगी। नहीं सर, मेरा निवेदन ये था, मैं जब आपने जो बात कही ना वो बात बहुत सही है कि किसान ही सब जोखिम उठा सकता है, दूसरा नहीं उठा सकता। कंपनियां लाभ देखेगी, कोई भी जब होगा। मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात कर रहा हूँ, अपनी कंपनी की नहीं। कि कोरोना में कैसे कंपनियों ने अधिक से अधिक कमाने का प्रयास किया था। जी ओम। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी उनको मेरा निवेदन है कि मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से, जैसे आप लोगों ने बताया है कि अग्नि प्रदूषण और हवा प्रदूषण और जल प्रदूषण हो चुका है, इनसे निजात पाने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों ना हम एक, आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी दिशा में अपन पूरा भारत में एक संगठन बनाएं और उस संगठन के द्वारा एक निवेदन करें सभी से कि गाय माता के घी का दीपक हम मंदिरों में, पूजा स्थलों में, सभी जगह अगर जलाएंगे तो हवा और पानी जैसे ऊर्जा जो शुद्ध होगी हमारी। ये निवेदन था ये हमारा आपसे, आप सुझाव दें थोड़ा सा। बहुत अच्छा सुझाव है। प्रदूषण को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदूषण है वो वैचारिक प्रदूषण। सबसे ज्यादा विचार यदि हमारे सार्थक होंगे तो हम पर्यावरण में हैं, विचार हमारे प्रदूषित होंगे तो हम प्रदूषण में हैं। तो ये यदि दीपक जलाने की बात है, यह भी विचार की पवित्रता है। यज्ञ भी विचार की पवित्रता है। जितने भी हम काम करते, साफ सफाई, सब भी विचार की पवित्रता है। पहले हमारा विचार पवित्र होना चाहिए, इस दिशा में काम करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। और काम करेंगे तभी विचार पवित्र होगा। यदि हम काम नहीं करेंगे, सोते रहेंगे, तो कभी विचार पवित्र नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है और इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि दीपक भी हम अपनी पराली से, नरवाई से बनाए, जिससे वो दीपक यदि पानी में जा रहा है, जो भी दीपदान करते हैं नदियों में, तो वो दीपक को नीचे डूबने पर मछली खा ले, वहां भी उसका प्रदूषण प्रभावहीन हो जाए। तो इस दिशा में बहुत बड़ी वंदनीय कार्य है और आप सबका साथ और अपेक्षा की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरा एक ये भी सुझाव है कि प्रत्येक जिले में कुल पुरोहित होते हैं, उनकी एक मीटिंग ली जाए और उसको प्रेरित किया जाए, तो कैसा रहेगा आदरणीय जी? हमारे बीच में युवा होनहार राहुल कुमार बसूले जी हैं छिंदवाड़ा से। बेटा ये 5 मिनट बात करना ना, अभी हमारा वेबिनार चल 5 मिनट। आदरणीय राहुल जी 5 मिनट बंद कर। राहुल जी पहुंच रही है। जी भाई साहब, जी भाई साहब, ओम आदरणीय। जी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आज। अपने मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छी रोचक जानकारियां दी है। राहुल जी तो हमारे पड़ोसी हैं, छिंदवाड़ा हमारे बहुत पास में, आप कभी भी मिलें। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल उसी दिशा में कार्य भी चल रहा है और सुबह से तो हम लगे ही रहते हैं काम में। तो चर्चा बहुत सुंदर है और आज की जो मुख्य अतिथि जी की बात है वो बहुत ही प्रेरणास्पद है। उसको हर जिले में, हर तहसील में हमें करने की आवश्यकता है। वो जिस प्रकार से हमें आपके द्वारा आदेशित होगा, आगे बढ़ा जाएगा और काम करेंगे उस पे। जी भाई साहब। मेरा निवेदन है, आदेशित नहीं, 100 प्रेरित। आदेश से काम उतने 100% नहीं होता सफलता,
100 प्रेरित यदि होगा, खुद आपके अंदर से उठेगी बात, तो उसका महत्व अलग हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ना अपन विचार करें, 100 प्रेरित करें, आदेशित ना करें, है ना। हम जी भाई चाहते हैं कि साहब, जी भाई आप साहब। आइए। हाँ, आप आए, बालाघाट और छिंदवाड़ा बहुत दूर नहीं है, अपन संपर्क कर सकते हैं बहुत जल्दी। ये बिल्कुल बहुत भाई साहब, होनहार। और वो एफपीओ में आप जोड़िए, हम अलग से एफपीओ नहीं बनाना चाहेंगे, और जो एफपीओ काम कर रहा है उसी में पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ये बहुत ऊर्जावान हैं राहुल जी, और सड़कों पे खड़े होकर के भाजी बेचते हैं, जैविक भाजी ले लो, जीवन बचा लो, कार खड़ी करके। इतना बहुत जज्बा बढ़िया। है राहुल जी के पास, और युवा है, तो युवा जज्बा जो है देखने को मिलता है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल जी, और इसे देने के उघार कार्यक्रम के आप सक्रिय सदस्य हैं, सहभागी बने रहते हैं। दिनेश जी सेमवाल जी की आवाज कई दिनों से सुनने को नहीं राहुल जी मिली है। आप, सॉरी, राहुल जी आप हमें इस कार्यक्रम के बाद फोन करेंगे तो मैं आपका नंबर नोट कर लूंगा। जी जी जी, बिल्कुल जरूर जो है राहुल जी से संपर्क करिएगा। राहुल बहुत होनहार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे युवा हैं। हमारे मुख्य अतिथि जी का नंबर मिल जाएंगे क्या? हाँ जी, मैंने अभी बता देता हूँ। 798708 7987 08 08 56 56 46। 46। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद फिर से बोलूं? जी। फिर से बोलूं, रिपीट करूं? नहीं, हो गया, जी हो गया, लिख लिया ना। हाँ, बोलिए एक बार और। 7987085646। जी जी, धन्यवाद। जी, चूंकि अब और किसी भाई बहन का कोई विशेष बात हो तो मनीष सिंह जी म्यूट कर लीजिए। अब हम कल जो है खुला मंच रखेंगे। कल सभी जो हमारे नए साथी जुड़ते हैं, या कई दिनों से अपने पुराने साथियों के भी मार्गदर्शन सुझाव नहीं ले पाए हैं, समय हो जाता है, इसलिए हमारा निवेदन है कि कई हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय हो जाएगा, उनका क्या सुझाव है, क्या उनका लक्ष्य है, किस विषय पर वो योगाहार कार्यक्रम में चर्चा चाहते हैं, इस प्रकार की चर्चा भी कल करेंगे। अपन कल खुला सत्र रखेंगे सभी का। मैं दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात रखें और आभार ज्ञापित करें। और कल सभी जो उपस्थित सदस्य हैं अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, अपना विषय पहले से ला के रखें। एक बार उनको सिर्फ बोलें, इसके बाद म्यूट कर लिया करें। एक बार कोई चीफ गेस्ट अगर मोबाइल नंबर देता है तो आप सब लोग लिख लिया करें, ताकि समय अपना अधिक से अधिक बचाया जा सके। जी धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी, आपको आमंत्रित करता हूँ। जी आदरणीय, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और साकार चर्चा रही है आज की, कल की, और ये चर्चा कल भी आगे बढ़ेगी कि बहुत सारे हाथ भी उठ रहे हैं ये बताने के लिए कि हम इस चर्चा में शामिल हों। कुछ शायद कुछ प्रश्न होंगे, कुछ मार्गदर्शन आदरणीय मुख्य अतिथि जी के माध्यम से मिलेगा। और आप साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान के एक संपुट हैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी। और इस अवस्था में, जबकि खासकर युवा लोग भी ऐसी बातें सोचना कठिन समझते हैं, आप युवाओं को इकट्ठा करके संगठन और पूरे देश में संगठन बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये संभवतः जल्दी ही साकार होगी, सिद्ध होगी। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मन को, दिल को छूने वाली हैं और अनुकरणीय हैं। और जैसे आपने कहा, आदेशित नहीं, स्वप्रेरित। तो इससे स्वप्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। हम पुनः आपकी कक्षा में कल मिलेंगे और अन्य किसान बंधु आपसे वार्तालाप करेंगे। आज की हमारी योग शिक्षिका जी ने सुंदर योग कराया और वो भी लगातार 3 दिन से बनी हुई हैं, और संभवतः कल भी उनकी क्लास में हम रहेंगे। और इसी क्रम में आदरणीय सभी सदस्य, पतंजलि और उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, उनसे जुड़े हुए आदरणीय सभी सदस्य, और सर्वश्री अशोक पटेल जी, भगवान दास जी, भुवनेश्वर राय जी, बानी सिंह बाइजर जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन बाइजर जी, हर्षल साबले जी, कल्पना कोठले जी, और कृष्ण कुमार जी, मणिपाल गोदरा जी,
मुरली मनोहर साहब, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपके संरक्षण में आज हमने बहुत सारी बातें समझी, सीखी और आगे बढ़ेंगे। आदरणीय नीलकंठ जी और निर्मला जोशी जी, ओंकार नाथ जी, प्रणाली मराठी जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर सिंह रावत जी, राहुल कुमार वसीले जी, रामधार जी, रमेश चंद्र मेहरा जी गुरु जी, और रोहताश कुमार जी, और रूप सिंह राजपूत जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमा शंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, विनय मिश्रा जी, योगहार टीम की सभी सदस्य, और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, सभी आदरणीय जो उपस्थित हैं, सभी आदरणीय जो लेफ्ट हो गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, और हम पुनः मिलते हैं कल। प्रणाम। और दिनेश सर का बहुत बहुत आभार। क्या बात है। बहुत दिनेश जी का बहुत बहुत आभार। गुड, बहुत अच्छा। धन्यवाद। कल मिलते हैं। हाँ, कल जैसे आज पवन सर जी ने देखिए कई नए साथियों को जोड़ा है। हम सबको कर्तव्य बनता है कि अब हम सब लोग भी एक एक दो साथियों को जोड़ें, क्योंकि पवन सर जी कहते कि एक्शन में आते तो उन्होंने स्वयं जोड़े पहले। अब कल हम सबको जोड़ के रखना है और सबका परिचय हो जाएगा। और आज के चीफ गेस्ट महोदय जी को बहुत बहुत प्रणाम, बाबू जी को। और आप इसी प्रकार का स्नेह बनाए रहिएगा। जब भी समय मिलता है आप यही लिंक रहती है रोज के लिए, और कभी भी आप समय है जुड़ते रहें जब भी समय है जी, मार्गदर्शन करते रहें। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि हम साहब आपके साथ रहें। जी जी जी। और बाबूजी से सर्व निवेदन है कि बस वो बात ना करें कि हमें 10 साल जीना है, 15 साल जीना है, अभी आपको 100 साल जीना है। इस देश को बहुत जरूरत है आपकी। इस बात पे स्टे लग गया है आज। ये नहीं कह सकते हैं, कहेंगे तो हमें बताना आप। जी ये नहीं कह सकते। अभी 150 साल जीना है हम सबको। जो योग आहार में योग कर रहे हैं वो 150 साल जिएंगे। नहीं, मैंने इसलिए इस हिसाब से नहीं कहा था, इस हिसाब से कहा था मैं 67 साल का हो गया हूँ, है ना। वो सामर्थ्य 75-80 साल से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकता, फिर हम दूसरा दिशा में भी काम करना है मुझे। ये दिशा तो इसके साथ हमारा अगला कदम है। जैसे विज्ञान के बाद में विज्ञान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद दर्शन, दर्शन के बाद अध्यात्म होता है, तो मैं उस दिशा में जाना चाहता हूँ। जी जी, है ना। बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर। और एक क्या है, हम जब योग आहार कार्यक्रम में आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति करते हैं और परमानेंट करते हैं तो इसका प्रभाव